और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, राहुल गांधी को अब बंगला भी खाली करना होगा। बड़ी खबर है ये, राहुल गांधी पर बहुत बड़ी खबर है। बंगला खाली करने का नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने नोटिस दे दिया है। 12 तुगलक लेन पर यह बंगला है। अच्छा, मेरे हाथ में नोटिस है, ये एक्सक्लूसिव नोटिस इस वक्त मेरे हाथ में लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नोटिस है। इसमें जो पढ़ा मैं एक बार पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, कंसिक्वेंट अपॉन योर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ 17th लोकसभा। और उसमें आगे लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू स्टे दैट यू आर अलाउड टू रिटेन बंगलो नंबर 12 तुगलक लेन। You have continued to stay as your regular accommodation in the capacity of member 17 लोकसभा for maximum period of 1 month। मतलब 1 महीना और रह सकते हैं आप। 1 महीने में बंगला खाली करना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राहुल गांधी को पहले सदस्यता उनकी गई, अब बंगला भी गया। बंगला राहुल गांधी को खाली करना होगा। और ये जो नोटिस है लोकसभा सेक्रेटेरिएट का, लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये रिटेंशन ऑफ रेगुलर अकोमोडेशन, इसमें लिखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और 30 दिनों में 12 तुगलक लेन कंसिक्वेंट अपॉन योर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप, मतलब जो आपकी सदस्यता गई है उसके मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है। 30 दिनों के अंदर अंदर अब राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा। मतलब पहले सदस्यता गई और ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट की वो चिट्ठी जो जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि 30 दिनों के अंदर अंदर राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा। 30 दिन में बंगला खाली करना होगा राहुल गांधी को। मतलब डबल अटैक, डबल झटका। पहले सदस्यता गई और अब बंगला भी गया। 22 अप्रैल तक आधिकारिक बंगला खाली करना होगा। मतलब शाम 6:30 बजे राहुल गांधी के दफ्तर को नोटिस मिल चुका है। शुक्रवार को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और अब एक और खबर ये हमको मिल रही है, सूत्र हमको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस एक्शन को राजनीतिक बदला बताया है। 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था और सूरत की अदालत ने, आप जानते हैं, राहुल गांधी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। और अब इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कांग्रेस की तरफ से बताया गया। लेकिन यह भी कहा गया कि अवैध तरीके से नहीं रहेंगे भाई राहुल गांधी। ये बड़ी खबर थी, बताना जरूरी था। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का यह नोटिस जिसमें कह दिया गया कि अब बंगला खाली करना होगा। लेकिन सवाल जानते हैं आज क्या है? सवाल यह कि क्या ओबीसी के अपमान पर क्या कांग्रेस पार्टी फंस तो नहीं गई है? क्या 2024 के सेमीफाइनल में ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हिट विकेट तो नहीं हो गई है? जानते हैं सवाल क्यों? दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरनेम पर दिए गए जिस बयान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उनकी संसद की सदस्यता चली गई ना, उसे ओबीसी का अपमान बताकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया कि ओबीसी विरोधी बयान दिया। बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को समझाने का लक्ष्य तय कर दिया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का अपमान किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के सांसदों ने आज काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी को मिली सजा के विरोध में और अदानी मुद्दे पर जेपीसी बनाए जाने की मांग की। संसद भवन से दिल्ली के विजय चौक तक मार्च निकाला, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिसे बीजेपी ने कोर्ट के खिलाफ और राहुल गांधी के बयान के समर्थन में ब्लैक प्रोटेस्ट का नाम दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है वो ओबीसी के सम्मान में बीजेपी कह रही है कि भाई राहुल गांधी का जो ओबीसी विरोधी बयान है ये ओबीसी के सम्मान में विरोध प्रदर्शन। और कांग्रेस का ब्लैक प्रोटेस्ट, बीजेपी कह रही है कि ये कोर्ट के खिलाफ है और राहुल गांधी के ओबीसी विरोधी बयान के समर्थन में ये पूरा प्रोटेस्ट है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाई राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया, ये कांग्रेस का पक्ष है, उन्हें सवाल पूछने की सजा दी जा रही है। लेकिन जानते हैं खबर सिर्फ इतनी नहीं है। आज जो बड़ी खबर है ना, जो कहा जा रहा है कि क्या ओबीसी पर कांग्रेस पार्टी फंस गई है या कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो गई है। देखिए, एक तरफ तो जहां ओबीसी के ऊपर बयान या कथित बयान पर कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, उधर कर्नाटक में कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। खबर यह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक में दरअसल बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया। मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण, ओबीसी मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी कि अब ये मुसलमानों को जो 4% आरक्षण जो मिल रहा था वो अब वहां से हटाकर वोकलिगा और लिंगायत समुदाय में बराबर बांट दिया जाएगा।
जिन्हें कर्नाटक में ओबीसी का दर्जा हासिल है। मतलब आप समझिए कि मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर मुसलमानों का आरक्षण लेकर उन्हें ओबीसी में बांटा जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर वो कर्नाटक में सरकार बनाती है तो सरकार में आते ही सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को पलट दिया जाएगा। मतलब जो ओबीसी को जो लाभ मिल रहा है उसके विरोध में अब कांग्रेस पार्टी की यह फैसला पलट दिया जाएगा। बीजेपी ने इसे ओबीसी विरोधी बता दिया। We have increased their reservation from 5 to 7. 2D is Panchimshali, Veerashaiva Lingayats and others. There also we increased from 5 to 7. And this has come from 2B, where religious minorities were holding it. But as per constitution and judgment of Seven Human Judge, they think that reservation it can be distributed like their property. It is not their property, it is their right. The minorities of this soil are living and they have their own rights. We don't want their 4% to be scrapped and given to any of the major communities. We don't want. I am confident the Congress party will come to power of the next 45 days. We will scrap all this reservation. देखिए, आसान भाषा में आप ये खबर समझ गए होंगे कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा था कर्नाटक में, ओबीसी मुसलमानों को 4%, वो मुसलमानों से लेकर ओबीसी को दिया जा रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ है कि भाई माइनॉरिटीज का अधिकार होता है, और ये बीजेपी कह रही है तो ओबीसी विरोधी निकली कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कह रही है तो ओबीसी के खिलाफ है। पहले ओबीसी को लेकर बयान दिया गया और अब ओबीसी को जो आरक्षण का कुछ लाभ दिया जा रहा है 4%, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी। तो ओबीसी से प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को, यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। अब कांग्रेस के लिए विडंबना जानते हैं कि एक तरफ तो ओबीसी के कथित अपमान वाले राहुल गांधी के बयान पर वो फंस चुकी है, क्योंकि दोषी भी साबित हो गए राहुल गांधी। बीजेपी कह रही है ये ओबीसी के अपमान पर दोषी साबित हुए हैं। तो दूसरी तरफ वो सत्ता में आने पर ओबीसी मुसलमानों का आरक्षण बहाल करने, मतलब मुसलमानों का आरक्षण बहाल करने का ऐलान कर रही है। कर्नाटक में ना वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय जिनको लाभ मिल रहा था ये या मिल रहा है, उनकी कई जातियां ओबीसी में आती हैं, जिन्हें मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का फायदा मिला है। बीजेपी राहुल गांधी द्वारा ओबीसी के कथित अपमान वाले बयान के बीच इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है, क्योंकि कर्नाटक में 54% ओबीसी, और बीजेपी ने जो ये स्टेप लिया वो बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस फंस गई कि इधर माइनॉरिटी उधर ओबीसी, जाए तो जाए कहां। अगर ओबीसी की साइड लेती है तो माइनॉरिटी वोट जाएगा, और अगर माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों की साइड लेती है तो ओबीसी विरोधी छवि बनेगी। क्योंकि कांग्रेस ने भी ओबीसी को मिले 4% अतिरिक्त फायदे वाले फैसले को पलटने की बात कर दी है, जिसे ओबीसी विरोधी बीजेपी बता रही है। अब विडंबना यह है कि राहुल गांधी ने ना ओबीसी अपमान वाला कथित बयान 2019 में आप समझिए कर्नाटक में ही दिया था, ये जहां ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है, वोट है, वो है 54%। 54%। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, मतलब मई के आसपास में चुनाव बताए जा रहे हैं, और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ओबीसी के 40% वोट मिल गए। लेकिन अब ओबीसी को मिल रहे आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस और माइनॉरिटीज को जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो जो ले लिया गया, वो कांग्रेस कह रही है कि हम तो पलट देंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। जबकि बीजेपी को 37% ओबीसी वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस कर्नाटक के ओबीसी वोटर्स को भी ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन ओबीसी के अपमान के आरोपों और ओबीसी को लेकर दिए गए आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर सकती है। ओबीसी विरोधी का टैग लग रहा है अब कांग्रेस पार्टी पर, बीजेपी लगा रही है, ब्रांडिंग हो रही है कि कांग्रेस को ओबीसी से प्रॉब्लम है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षण को भी क्या खेल किया है बीजेपी ने, वहां पर 15% से बढ़ाकर 17%, और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यानी कि खेल हो गया, बीजेपी वहां पर कर रही है। इन बदलावों के बाद कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 56% पहुंच गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक यह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे बदलाव से पहले कर्नाटक में किस जातीय समुदाय को कितना आरक्षण मिलता था और बदलाव में कैसे कितना आरक्षण मिलेगा, वो ये इस चार्ट के जरिए जो है अब आप समझ सकते हैं कि पहले कितना आरक्षण मिल रहा था और अब कितना आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि 50% कुल आरक्षण जो है वो अब अनुसूचित जनजाति को 3, अनुसूचित जाति 15 और तमाम कैटेगरीज में कुल मिलाकर ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो तय सीमा है वो 50%, उसको पार करके 56% जो है वो अब ये बाद वाला है, क्योंकि पहले 50 था और अब वो बढ़ा दिया गया, अब वो बढ़ाकर पहुंच गया 56%।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 17%, 7%, 4%, 15%, 4%, 7%। तो कुल आरक्षण जो है वो जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव यह है कि कैटेगरी बी में ओबीसी मुसलमानों को, जो मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता था ना, उसे हटा दिया। जबकि कैटेगरी 2D के तहत लिंगायत को मिलने वाले 5% आरक्षण को बढ़ाकर 7%, और इसके अलावा वोकलिगा को मिलने वाले आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया। बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है। ओबीसी पर अपमान वाले बयान को लेकर पहली कांग्रेस पार्टी फंस रही है। अब इस फैसले का भी अगर विरोध करेगी तो कांग्रेस पार्टी फंस जाएगी, और शायद फंस रही है। अब इस फैसले के बाद कर्नाटक के कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। वैसे आपको बता दें कि भारत के संविधान में ना धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म आधारित आरक्षण है ही नहीं संविधान में। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर कह चुकी है कि 1950 का संविधान का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसने यह साबित होता है कि भाई इस्लाम और ईसाईयत में जाति है ही नहीं, जाति आधारित भेदभाव नहीं होता। और जातिगत भेदभाव से बचने के लिए बहुत सारे लोग इन धर्मों को अपनाते हैं, इसलिए धर्म पर आधारित आरक्षण न्याय संगत नहीं है। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि कांग्रेस ने व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, जो आरक्षण कर्नाटक में 4% ओबीसी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के तहत दिया था। माइनॉरिटी को आरक्षण दिया था ना, वो संविधान सम्मत नहीं था। किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। वो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर वोकलिगा और लिंगायत समाज को देकर बंधारण के स्पिरिट को लागू करने का काम। अच्छा देखिए, ये तो बात हुई पिछड़ों के अपमान पर हिट पिकेट हुई कांग्रेस की ओबीसी को लेकर, लेकिन कांग्रेस पर आज अपमान का एक और आरोप लगा। पहले ओबीसी अपमान, अब बीजेपी कह रही है महिला अपमान। इन आरोपों को केंद्र में है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बील। श्रीनिवास का कल का एक बयान जो उन्होंने कांग्रेस की संकल्प सत्याग्रह के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने दरअसल महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए काफी कुछ ऐसा कह दिया जिससे लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। पहले आप पूरा बयान सुन लीजिए, श्रीनिवास का वो बयान जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और महिला अपमान बता रही है। एक बार वो बयान सुना दीजिए। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई, आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डयन को, महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। उसी महंगाई डायन को डार्लिंग बनाकर बेडरूम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर यह बयान, महंगाई डायन का जिक्र किया। अब इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई, आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बहस का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया है और वो महिलाओं का अपमान कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि भाई राहुल गांधी और उनके साथी अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार को नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आप किसी भी महिला नेत्री के लिए डार्लिंग, बेडरूम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस महिला नेत्री ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव में हराया। इसलिए बार बार कांग्रेस के नेता उन पर इस प्रकार की अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी बहुत समय लगेगा कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझने के लिए कि भाषा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको हर कोई बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से देखता है, सोचता है, समझता है इस बातों को कि आप जो बोल रहे हैं उनके क्या क्या मतलब चाहते हैं। तो इसी अमर्यादित भाषा का, अभद्र भाषा का जो भुगतान होगा और आगे। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई केंद्रीय मंत्री या किसी महिला के लिए डार्लिंग और बेडरूम और डायन, ये सारे शब्दों का, महंगाई डायन, ये सब शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। इनकी भी सफाई आ गई है, बयान पर विवाद हुआ, श्रीनिवास की भी सफाई है, एक बार सुन लीजिए। महंगाई को 400 रुपए सिलेंडर हुआ था, उसको महंगाई को डयन बना दिया करके मनमोहन सिंह को बोले थे। अभी 1100 हो गया है।
उसी डयान को ये लोग ने डार्लिंग बना के बिठाया करके बोला, उसमें गलत क्या है? वेयर इज द रॉन्ग? वो एवरी 3 days उनका बयान उन लोग ने अडानी को बचाना।